नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया, कोलकाता से दिल्ली तक कोहराम मच गया। और अभी सांस भी फुर्सत से नहीं ले पाए थे अरविंद केजरीवाल, जिन्हें मैं मोदी 2.0 कहता हूं। मोदी से भी तगड़ा सॉफ्टवेयर है उनका। अरविंद केजरीवाल एकाएक जोरदार झटका दे दिए। इन्होंने भी कर दिया इस्तीफे का ऐलान, तारीख भी, वक्त भी मुकर्रर कर दिया। यानी सारा मुहूर्त जेल से देख करके निकले थे। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तो बड़े लंबे वक्त से भाजपाई कर रहे हैं। दिल्ली में हर दिन प्रदर्शन होता है, आए दिन बवाल प्रदर्शन। केजरीवाल का इस्तीफा तो मुंह मांगी मुराद है, लेकिन मोदी और शाह दोनों टेंशन में हैं, पसीने पसीने। कहते हैं ना कि महफिल लुट जाना, एक मुहावरा है, महफिल लुट गई फला आदमी की। दरअसल केजरीवाल की टाइमिंग, क्रिकेट में जैसे टाइमिंग तेंदुलकर की होती थी, वैसे ही केजरीवाल की सियासत में टाइमिंग है। इसीलिए मैं कहता हूं मोदी 2.0। केजरीवाल ने टाइमिंग इतनी जबरदस्त की है कि मोदी की महफिल लुटने वाली है, आप समझ लीजिए। और पूरा खेल पलट गया। अरविंद केजरीवाल का भी वही मकसद है जो मोदी का है, कुर्सी रहनी चाहिए। उसके लिए ऐसी बाजी पलटी कि इसका अंदाजा तो जमानत देते वक्त भी किसी को नहीं रहा होगा। भाऊ को छोड़िए चर्चा में, कंट्रोल रूम भाऊ को लाइए चर्चा। भाऊ, ये कलकत्ता से दिल्ली ये नई वंदे भारत चल गई। अरे कलकत्ता से चली वंदे भारत, हरी झंडी ममता ने दिखाई। और यहाँ पर, और अक्सर जब हम बात करते हैं इस देश की सियासत की, अक्सर आज से नहीं, आप और हम हमेशा बात करते हैं तो कहते हैं मोदी स्टाइल में इस देश में दो ही नेता जवाब देने वाले हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। कलकत्ता से शुरुआत और दिल्ली में समाप्त। ये क्या है? असली प्लान क्या है अरविंद केजरीवाल का? तारीख भी बड़ा चुन के रखा है। देखिए, आशीष जी, आप उनको मोदी पॉइंट टू कहते हैं। मैं उनको मोदी का एकलव्य कहता हूँ। हाँ। मोदी के वो शिष्य है कि क्योंकि ये कलयुग है, वो द्वापर युग था। हम्म, वह द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अंगूठा मांग दिया तो बेचारे ने दे दिया। हम्म, ये कलयुग है। या द्रोणाचार्य अंगूठा मांगेगा तो ये द्रोणाचार्य का गला उतार देगा। हम्म, ये स्थिति है। हम्म, तो ये दो नौटंकी बाजों का क्लैश है। हम्म, क्लैश ऑफ होता ना, टाइटन, वैसा है हम्म, ये। देखिए, क्या आपने बहुत सही पकड़ा, क्या डेट चूज की है। इस्तीफा तो वो पहले भी दे सकते थे। हाँ, इस्तीफा जेल से आने के बाद जेल के बाहर ही अनाउंस कर सकते थे। लेकिन इस्तीफे की डेट उन्होंने वो चुनी जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम्म, और जन्मदिन के दिन तो बहुत सारी नौटंकियां होती है। मोदी जी भी अलग अलग आभाव में आते हैं, अलग अलग भाव भंगिमा उनकी सारे चैनल सुबह शाम तक दिखाएंगे। उसमें हम्म, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा एक बड़ी खबर होगी। और जिसको महफिल लूट लिया आपने बोलते हो, वो महफिल लूटने वाली बात है। और उन्होंने बड़ा कहा कि ये इस्तीफा जो है उसके बाद मैं, और सिसोदिया की भी उन्होंने हवाला दे दिया कि हम्म, सिसोदिया और मैं चेयर पे तभी बैठेंगे जब जनता हमें चेयर पे बिठाएगी। बहुत सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जनता की अदालत में तय होनी चाहिए कि कौन गुनहगार है और कौन नेता है। कौन दिल्ली का भविष्य चाहता है तो जनता तय करेगी। जनता ने यदि अरविंद केजरीवाल को चुनाव जितवा के दिया तो फिर वो जनता का आदेश मानना होगा। ऐसे में क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास क्या था, अभी जमानत मिल गई थी, बाहर थे, लेकिन केस के बारे में बोल नहीं सकते। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट हम्म, नंबर टू, ऑफिस जा नहीं सकते। हम्म, फाइल तो उनकी वैसे भी एलजी के द्वारा ही क्लियर होती थी। हम्म, अधिकार तो पहले ही छिन गए थे। हम्म, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसा एक धमाका कर दो जिससे कुछ पा सकते हो। हम्म, और वही है, अब वो टेक्निकली मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, बिना किसी हम्म, अधिकार के। तो आपको टेक्निकली मुख्यमंत्री रहना है या किसी को टेक्निकली मुख्यमंत्री बन के शहादत अपनानी है, तो उन्होंने हम्म, शहादत की। हम्म, मैंने कहा ना कि जैसी ही जमानत हुई, अंदर से बाहर आते ही पहला ऐलान करते कि मुझे कुर्सी का मोह नहीं, मैं मुख्यमंत्री पद बस बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने विचार विमर्श किया हम्म। और 17 तारीख का महफिल लुटवाने का इंतजाम किया।
ये एक पॉइंट नंबर वो। हुँ, लेकिन मैं शातिर दिमाग है, हुँ, बड़े प्यार से देखिए अब उनका वैसा भी विधानसभा जो है, वो फरवरी तक था। फरवरी में तो चुनाव होने ही है। हुँ, तो अभी आपके पास कितने महीने हैं? 4 और 2 6 महीने बचे हैं, हुँ, ठीक है? यदि आप हाउस डिसॉल्व करते आज, तो भी 6 महीने में इलेक्शन कमीशन बहुत लंबा खींच के 6 महीने ही राष्ट्रपति शासन लागू करता हुँ, या केयरटेकर मुख्यमंत्री वैसा भी मुख्यमंत्री केयरटेकर ही है, उनको अधिकार तो कुछ है नहीं। हुँ, आज आप हाउस डिसॉल्व करते तो भी आपकी चुनाव 6 महीने बाद ही होते, क्योंकि चुनाव आयोग किसका है ये सब सारी दुनिया जानती है। हुँ, चुनाव आयोग किसके आदेश पे काम करेगा सारी दुनिया जानती है। तो चुनाव आयोग कहता कि हमारे पास 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने में फरवरी में चुनाव करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन ये प्रधानमंत्री का सपना हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ढकोसला है, क्योंकि जो हुँ, आदमी 4 राज्यों के चुनाव इकट्ठा नहीं करवा पाता, वो एक वन नेशन वन इलेक्शन क्या करेगा? वो तो लॉलीपॉप देते रहते हैं नए-नए प्रधानमंत्री जी। तो वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ ही इलेक्शन हो नवंबर में, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा। अब आप मुझे बताइए, जो आपके कहने में नहीं है, उसको कैसे कहेंगे? हुँ, मैं यहाँ पे मैं वहाँ पे बाइडेन साहब को कहूँ कि ट्रम्प साहब को जीतने दीजिए, हुँ, दिल्ली में हुँ, बैठ के। तो अरे हुँ, अशोक वानखेड़े तू 3 महीना तेरा में तेरे को कोई अमेरिका का सिटीज़न ना तेरा कोई मत है वहाँ पे। हुँ, तो वैसी वैसी बात हो गई। यदि इनकी मनीषा होती कि मैं चुनाव करवाना चाहता हूँ महाराष्ट्र के साथ अर्ली इलेक्शन, तो हुँ, वो जिसको भी जल्दी इलेक्शन करवाना होता है, उसके पास एक ही मास्टर स्ट्रोक होता है, विधानसभा भंग करने का। हुँ, हुँ, लेकिन आप कहते हैं कि मैं विधानसभा भंग भी नहीं करूँगा। विधानसभा भंग भी नहीं करूँगा, चुनाव भी जल्दी चाहता हूँ और ये चुनाव आयोग जल्दी चुनाव करे। चुनाव आयोग ने जल्दी चुनाव करे तो उसपे भी फिर ये पूरा कार्यकाल भी नहीं हो जाता, इतनी जल्दी मची हुई है इनकी। कुल मिलाकर जो इनके देखिए डेंट तो पड़ा है, सारी दुनिया जानती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी तो हुई है। हुँ, ऐसा होता नहीं है कि दारू के ठेकेदार आपको चंदा देते हैं। यूँ ही चंदा नहीं दिया, कुछ तो फ़ायदा पहुँचाया होगा, तब तो हुँ, चंदा दिया। कुछ तो गड़बड़ है दारू घोटाले में। और जब पकड़े जाने के बाद आपकी यदि इमेज खराब होती है, तो फिर आप उसको इमेज को सुधारने के लिए आप एक शहादत का रास्ता ढूँढ लेते हैं। हुँ, अब शहादत का रास्ता आपने जब ढूँढ लिया देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो गया 2019 में, एक मतलब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने अच्छे काम किए थे, वाक़ई अच्छे काम हुँ, किए थे। और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस साथ चुनाव लड़ रहे थे और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्लीन स्वीप था। हुँ, मतलब मुझे डर था कि कहीं कांग्रेस और एनसीपी मिलके कहीं 50 के अंदर निपट नहीं जाए, हुँ, 288 के हाउस में। लेकिन एक गलती जो ईडी ने की, जो आज तक भुगत रही है वो शरद पवार को नोटिस दिया। हुँ, अब सिर्फ नोटिस दिया जब कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, कुछ नहीं, पूरे सिर्फ बुलाया ऑफिस में और वो भी डेट दे के नहीं बुलाया कि बोला कि आपको हम नोटिस देते हैं कि आने वाले समय में आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको ऑफिस आना होगा। हुँ, शरद पवार ने उस नोटिस को क्या भुनाया कि महाराष्ट्र की राजनीति में आमूल-चूल बदलाव लाया। जो 50 के अंदर सिमटते, वो कुल मिला के सरकार बना गए और भाजपा रास्ते पे आ गई। हुँ, उसके बाद भाजपा को तोड़-फोड़ करना पड़ा। मतलब भाजपा उसके बाद दलदल में फँसती ही गई, एक नोटिस के बाद। तो शरद पवार ने उस एक नोटिस मैं ये नहीं मानता कि शरद पवार का भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं, ये तो मैं मानता ही नहीं और ऐसा मुझे मैं मानूँगा तो पूरा महाराष्ट्र क्या पूरा देश मुझ पे हँसेगा। शरद पवार क्या थे और शरद पवार क्या है आज, इसके हुँ, बीच में यदि मैं अकूट संपत्ति का यदि ब्यौरा है, तो फिर कहीं न कहीं वो सत्ता में रहने का फ़ायदा है। तो मैं तो नहीं मानता कि कोई ऐसा होगा जो भ्रष्टाचार से रहित होगा। कोई नहीं है, थोड़ा बहुत पूरे तो देश में भ्रष्टाचार एक सभी नहीं, ने किया। कोई देश में एक एक भी नहीं। नहीं है, एक भी नहीं। थोड़ा आटे में नमक डालते हैं, कुछ लोग नमक का आटा गूँथते हैं, फ़र्क इतना है। हुँ, हुँ, तो शरद पवार जी ने उसको ऐसा किया। तो बस ये वही वैसा ही नाटक है कि अब मैं जनता के बीच में जाऊँगा। जनता के बीच में तो आपको वैसे भी फरवरी में जाना ही है, हुँ, क्योंकि चुनाव है, राजनीतिक दल हो, हो, सत्ता में वापस बने रहने के लिए चुनाव में जाना ही पड़ेगा। तो जनता की अदालत में तो जाना ही है और आपको यदि जल्दी जाना है, तो आप हाउस डिसॉल्व कर दीजिए। मैं हाउस डिसॉल्व भी नहीं करूँगा और जल्दी चुनाव भी चाहता हूँ। ये इमोशनल
कार्ड है खेलने का, ताकि आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है, उससे आप छुटकारा पाएँ। आपके ऊपर कई अभी उन्होंने कहा कि जितने भी विपक्ष के दल के नेता हैं, हुँ, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी पे केसेस है, कोई इस्तीफा ना दे, जेल से सरकार चलाए। कोई हुँ, ज़रूरी नहीं इस्तीफा देने की और जेल से सरकार चलाने की। लेकिन अपना-अपना सोच है, अपनी-अपनी नैतिकता है। कुछ लोगों को लगता है कि यदि हम पे छींटे आ गए, वो नैतिकता के पैमाने भी थे कि एक एक्सीडेंट होगा, उनको बुरा लगा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की, रेलवे मंत्री ने। प्रधानमंत्री जी ने समझाया कि इसमें आपकी गलती नहीं। उसके प 1 महीने बाद दूसरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इस बार उन्होंने कहा, मुझे इस्तीफा देने दीजिए, क्योंकि ये नैतिकता है। ये आने वाले समय के लिए एक नाज़ीर बनेगी। और रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के पास इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आपके जैसे होनहार साथी को खोना मतलब नहीं रहेंगे मंत्रिमंडल में, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नैतिकता के मापदंड हम स्थापित करेंगे। उन्हें क्या मालूम था कि आने वाली पीढ़ी इतनी नालायक निकलेगी कि उन मापदंडों पे हँसेगी और वो शास्त्री जी को गलत कहेगी। हुँ, देखिए अभी अपने वर्तमान रेलवे मंत्री कितने एक्सीडेंट हो हुँ, गए। हाँ, वो बे बे वो श मतलब निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं। कोई नहीं, एकदम तो नहीं। कोई कोई नहीं आती ऐसे ही। तो उस ज़माने में छोटी-छोटी बातों पे इस्तीफे हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो यही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी पे जब हवाला कांड जो जैन डायरी कांड हुआ, तो अडवाणी जी ने तुरंत इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नाम है जब तक क्लियर नहीं होगा मैं सत्ता में नहीं आऊँगा। ये पैमाने हैं। कितने भी भ्रष्ट हो अजित पवार, कुछ भी कहो आप, लेकिन नैतिकता उनमें भी थी। जब उनके ऊपर 17,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया उप मुख्यमंत्री पद से। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं रहूँगा, जब तक फिर उसके बाद एक व्हाइट पेपर रिलीज़ किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और वो व्हाइट पेपर ऐतिहासिक व्हाइट पेपर है। उसमें ये बताया गया है कि घोटाला तो हुआ, लेकिन अजित पवार ने नहीं किया। किसने हुँ, किया? ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो अजित हुँ, पवार फिर वापस आ गए। तो नैतिकता दिखाने की होती है, नैतिकता नैतिकता के पैमाने पे होती है। कुछ लोग नैतिकता की सिर्फ़ बात करते हैं। ये नैतिकता की बात होगी। नैतिकता तो वो कहती है कि यदि मुख्यमंत्री जेल में जाए तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे सही या गलत। यदि आपके ऊपर षड्यंत्र के तहत आपको जेल में डाल दिया, आप जाइए ना। हेमंत सोरेन ने किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वापस चले गए, हुँ, फिर शपथ ली, फिर आ गए, बैठ गए चेयर पे। ये ऐसे आपको कौन रोक सकता है? लेकिन मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, ये कहीं न कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि हमारे देश ने कभी सोचा नहीं था, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था, कि इस देश में ऐसे भी लोग होंगे कि जो जेल में जबरिया ठूँसे जाएँगे, ऐसा मतलब ये भी होंगे कि हुँ, एजेंसी का दुरुपयोग उनको होगा। मोदी शाह के ऐसे भी बारे में लोग नहीं पता होंगे, था कि मोदी शाह भी आएँगे इस उनको देश हाँ, में। मोती शाह भी आएँगे, उनको ये भी नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल भी आएँगे। हाँ, इन दोनों से अभिज्ञ अभिज्ञ थे वो लोग। तो कुल मिलाकर अब ये कहते हैं बाकी लोगों को कि आप भी भई इस्तीफा मत दो। तो क्या करेंगे? इस्तीफा नहीं देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। कहीं न कहीं आपको ये देखना होगा, यदि दूसरा आदमी कुत्ता आदमी को काटता है, तो आदमी कुत्ते को काटता है क्या? ये सवाल है। हुँ, यदि आपको केंद्र सरकार की लोगों ने केंद्र सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग करे, यदि आपको जेल में डाला, तो फिर आप वैसा ही करोगे क्या? फिर आपके और कुत्ते में फ़र्क क्या पड़ गया? ये कहावत है ये, आदमी कुत्ता को काटेगा तो कुत्ता आदमी को काटता है, तो आदमी कुत्ते को नहीं काटता। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना होगा कि ये जो नौटंकी है अभी, ये कितना इसमें ये करेगी। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि इसके इस्तीफे ने खासकर 17 तारीख का जो डेट उसने चुना, उसने कहीं न कहीं बीजेपी को पसीना तो ला देगा और दूसरी बात इनकी हुँ, जो डिमांड थी कि इस्तीफा दे, तो बोले दिया इस्तीफा और बताओ और आ जाओ सामने। हुँ, चलो आ जाओ, हुँ, दिल्ली की जनता क्या देखती है और दिल्ली की जनता इस बार फिर केजरीवाल को जितवाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। हुँ, क्योंकि ये केजरीवाल संजय सिंह, केजरीवाल और सिसोदिया इनको जो जेल में डाला, इसका खामियाज़ा तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता भी समझती है कि भई इनके खिलाफ केस यदि हो तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यूँ ही टिप्पणी करेंगे क्या? हुँ, यूँ ही कहेंगे क्या कि हुँ, आपको पिंजड़े से बाहर निकालना पड़ेगा, सीबीआई को कहेगा कि आपको पिंजड़े से बाहर निकालना पड़ेगा। हुँ, आपको संजय सिंह के मामले में बोला कि भैया कहाँ बैंक अकाउंट तक नहीं बता पाया। हुँ, मतलब बड़ी अजीब किस मतलब बड़ी अजीब एजेंसियाँ हैं और इनको तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के बड़े-बड़े एक तो भारत रत्न एक बार इनको भी देना चाहिए, ईडी हुँ, सीबीआई को। मतलब आरोप लगा देते हैं, जी अशोक वानखेड़े जी ने बहुत ईडी पैसा नंबर 2 का कमाया। पैसा हुँ, कहाँ है? खर्चा कर दिया साहब। हुँ, खर्चा कहाँ किया है? साहब उसका हिसाब नहीं है। मतलब आप चलते किसी भी मैं कल शनि मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठता है या हनुमान मंदिर के बाहर मैं उसको भी आरोप लगाऊँ, ईडी इसको उठाओ, इसमें अभी 2 खरब रुपए कमाए।
बोले पैसे हुँ, कहाँ हैं? बोले खर्चा किए। इतने खर्चा किए कि फिर भिखारी हो गया। हुँ। और खर्चा कहाँ किया? हमको नहीं पता भाई, बस लिए इतना मालूम है। मतलब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करना। आप किसी के एक एक का स्टेटमेंट ले लो और उसको अंदर कर दो। आप इमेजिन करिए, चुनाव के दौरान 500 करोड़ रुपए देने का आरोप लगा था। हुँ, कैश भी पकड़ी थी, आदमी हुँ, भी पकड़ा था, होटल के बेसमेंट में से कैश पकड़ी थी, गाड़ी में पकड़ी थी और वो उनने एफिडेविट दिया और वो एफिडेविट एजेंसी ने रिलीज़ किया, हुँ, बघेल के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ। पूरा चुनाव में लगातार किया। क्या हुआ उसका? बघेल बाहर क्यों है? यदि वो 500 करोड़ का एफिडेविट सही है तो। ये एफिडेविट एजेंसियों ने बनवाया। उस लड़के का तो कोई लेना-देना ही नहीं था। ऐसे ही आप हर एक जगह करते हैं। हर जगह आपने एक एक मोडस ऑपरेंडिस बना के रखा है। 100 करोड़ की वसूली, किसी से आरोप लगवा दो, गृह मंत्री को उठवा लो। बाद में उस पुलिस कमिश्नर को पूछा कोर्ट ने कि 100 करोड़ आपने कहा अनिल देशमुख ने खाए कहाँ हैं? बोले नहीं मैं तो लोगों की बातें सुन के बोला था। कुछ लोग कह रहे थे, हेयर से लोगों के कानाफूसी पे आप किसी राज्य के गृह मंत्री को अंदर करते हो। साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है? क्योंकि आशीष साइंटिफिक एविडेंस तब होता है जब आपको केस बनवा के वाकई देश का भ्रष्टाचार मिटाना है। हुँ, आपको विरोधी पार्टियों के नेताओं को सिर्फ जेल ही डालना है। यही काम ईडी का रह गया है। तो ईडी ने जितने जनों को बेल मिली, चाहे अनिल देशमुख को हो, चाहे संजय राउत को हो, चाहे संजय सिंह को हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को हो, चाहे हेमंत सोरेन जी को हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी को हो। आप देखिए, कोर्ट की टिप्पणियां देखिए। लेकिन फिर निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। शर्म है कि एजेंसियों को भी आती नहीं। नहीं तो कुल मिला तानाशाही के में वो बिल्कुल, बिल्कुल। तानाशाही में तर्क शून्य होता है और बेशर्मी हाँ, 100% होती है। एक में अब बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। चर्चा आई आपने की एक बड़ा खुलासा मेरी जानकारी में आया था, इस पे तो अलग से एक एपिसोड भी करेंगे। एक धीरज साहू का नाम सबने सुना, पूरे देश ने सुना। इस देश की सबसे बड़ी रेड हुई थी, सबसे बड़ी रेड, जिसमें 4 दिनों तक नोट गिने गए थे झारखंड में। हुँ, धीरज साहू कांग्रेस के सांसद, कई बार सांसद रहे हैं, धीरज साहू का बहुत बड़ा नाम है। जिस पर जयराम रमेश ने तत्काल एक प्रतिक्रिया भी दे दी थी, हमारा लेना देना नहीं है। बाद में उनको कहा गया कि भाई साहब इतनी जल्दी भी नहीं दे दिया करो प्रतिक्रिया। कौन कहा था तुमसे रिएक्शन, पहले पार्टी से पूछ लेते, पार्टी क्या रिएक्शन है, तुम्हारा रिएक्शन नहीं, पहले आ नहीं, नहीं। जाता है। जयराम रमेश ने जयराम रमेश को बीजेपी से मैसेज दिया था। हुँ, वही। जयराम रमेश के आका बीजेपी में बैठे हैं। हुँ, तो धीरज साहू भाऊ ये बड़ा चौंकाने वाली खबर है, इस पर पूरे देश में कहीं ये खबर अभी नहीं है। करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास सीज हुए थे, कैश मिला 400-500 करोड़, वो दरवाजे खोल-खोल करके छल्लियाँ नोटों की दिखाई जा रही थी। मशीनें 3-4 दिन मशीनें गिनी थी और बाकी एंकरों ने 5 मतलब हफ्ते भर तक थूक लगा के गिना था। अपना हाँ। थूक लगा-लगा के नोट गिना। तो इन्होंने खूब गिनती की नोटों की। जो जानकारी आई है, करीब 250 करोड़ रुपए उसमें से रिलीज़ किया जा चुका है, वापस धीरज साहू को दिया जा चुका है। देना पड़ेगा। इतना हल्ला किया, वो सारा जायज़ पैसा निकल रहा है। वो जो धीरज साहू का कारोबार है, वो ऐसा कारोबार है, उसमें कैश का कलेक्शन हर अच्छा इतना बड़ा कारोबार है कि उसका और सारा कैश कलेक्शन होता है। वो 1 दिन का कैश कलेक्शन 100 करोड़ के आसपास चला जाता है। तो वो सारा पैसा वैलिड साबित हो रहा है और वापसी शुरू हो गई है। शायद ढाई 300 करोड़ रुपए जो है मैंने रिवर्स आप किए जा चुके हैं अब तक। अरे, मैं आपको सोचिए। बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय एक जैन के ऊपर रेड हो गई थी, इत्र वाले हाँ, जैन। हाँ, क्या हो गया उस पैसे का? हाँ। क्या हो गया उस केस का? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों ही कह रहे थे कि भई देखो समाजवादी पार्टी वाले के यहाँ कैश मिला। हुँ, भाई किसी और का पैसा आपने अखिलेश की पार्टी पे तो चस्पा कर दिया। हुँ, उस केस का क्या हुआ? किस गुटके वाले का पैसा था वो? हुँ। उस गुटके वाले से किससे दोस्ती है? आपने सुना उस केस के बारे में कोई? ये सिर्फ चुनाव के समय 500 हुँ, करोड़ मिले, 200 करोड़ मिले, 250 करोड़ मिले, ये सब चुनाव के शगुफे होते हैं, ताकि राजनीतिक दलों को बदनाम करें। मैंने कहा ना कि भाजपा जिस दिन सीधा-सीधा राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी, उस दिन ये 100 सीटें भी नहीं ला पाएगी लोकसभा में।
और एक आध राज्य होगा जहाँ सत्ता में आ सकती है बड़ी मुश्किल से। बाकी जगह सुपड़ा साफ है इनका। लेकिन ये करते क्या हैं, सबसे पहले विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डालो। जेल में डाल नहीं सकते तो उनके पैसे, उनको ऐसी व्यवस्था करो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं मिले। ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का रेड दो। कोई उनको डोनेशन देने वाला है तो उसको पकड़ो। विभिन्न राजनीतिक दलों को, जो क्षेत्रीय दल है, उनको वोट काटने के लिए खड़े कर दो। जातीय समीकरण में बदनाम करो और झूठ बोलो। जो एजेंडे में नहीं है वो झूठ बोलो। घोषणा पत्र में नहीं लिखा तो भी झूठ बोलो। और देश का प्रधानमंत्री जब झूठ बोलता है कि इसका मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दिया जाएगा, आपकी भैंस खोल के मुसलमानों को दी जाएगी, आपकी गाड़ी उठा के मुसलमान को दी जाएगी, इतने लेवल का झूठ बोला जाता है। ये सब करके भी 240 पे अटकते हैं। और साथ में मशीनें, राजीव कुमार की कृपा। ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद भी 240 पे आते हैं, तो इसका ओरिजिनल स्कोर क्या है आप समझ जाइए। भाजपा चुनाव लड़ती थी आमने सामने 2014 तक। 2014 के बाद भाजपा चुनाव नहीं लड़ती। भाजपा अपनी सिकुड़ती हुई लाइन को बड़ा बनाने का प्रयास करती है और दूसरी की लाइन काटने का प्रयास करती है। ये बैकडोर है। और एक यही आखिरी अब हाँ, एक आखिरी सवाल, ये केजरीवाल पर के और इनके इस्तीफे पे आते हैं। मोदी शाह के तो पसीने छुड़ा देंगे, वाकई इसमें तो सक्षम है ये। लेकिन कुछ एथिकल वैल्यूज पे बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा उसूलों के लिए दिया था। जब पिछली बार दिया था, पहली बार में 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा उसूलों के लिए दिया था। तब भी किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने सीएम का पद छोड़ दिया था। ये ठीक है, इन्होंने ये एक नहीं नहीं भावनात्मक खेल। उसके आप अलावा नहीं नहीं भाऊ भावनात्मक, अपनी नहीं 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, कहा इसमें थोड़ा सा करेक्ट करूं मैं। हाँ, केजरीवाल भले एथिकल कहे, हुँ, केजरीवाल के पास समर्थन नहीं था। हुँ, केजरीवाल हाँ, समर्थन खो चुके थे। हाँ, हाँ, विश्वास का मत ले नहीं पा रहे थे। जो हुँ, जुगाड़ करना था वो जुगाड़ हो नहीं पा रहा था। तो हुँ, जब आप, वैसे ही लोग आपको, मतलब आपको हाउस में से ही धक्के मार के बाहर निकालते, तो आप खुद हुँ, ही बाहर निकल गए और कह दिया कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। हुँ। आपकी नैतिकता तब दिखती जब जिस दिन आपको अरेस्ट हुआ उस दिन करते। आप एक जमानत पे छूट के आए, आप कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते कि चुनाव जल्दी चाहिए, तो फिर हाउस क्यों नहीं डिसॉल्व करते, यही दूसरी बात है। नहीं, एक एक ये सवाल सवाल और दूसरा है। बड़ा ज़रूरी है। बहुत ये इस पर मेरा पहले था, लेकिन सोचा मैं आखिर में इस पे आऊँगा। भगत सिंह की चर्चा की। भगत सिंह की चर्चा तक तो ठीक है। कोई भी हम में से भी हमारे बीच से, जैसा आज की तारीख में समाज है, कोई भी भगत सिंह से अपनी तुलना करे, ना, तो वो कतई गले के नीचे नहीं उतरने मैं वाला है। उन्होंने तुलना की है। आज आज इस भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक माय का लाल नहीं जो अपने आप को भगत सिंह की तुलना करे। हुँ, कृपा करके भगत सिंह को अपमानित मत करिए। हाँ, कृपा करके भगत सिंह को अपमानित मत करिए। भगत सिंह का नाम आपके मुंह से आने से ही भगत सिंह अपमानित होते हैं। खासकर इस देश में जो राजनीतिज्ञ है, उनने तो कम से कम भगत सिंह जी का नाम लेना नहीं चाहिए। वो अपमानित करते हैं नाम लेके। तुलना की बात छोड़ दीजिए। नाखून के बराबर की सर नहीं है किसी की इस देश में। क्या तो मोदी जी, क्या तो शाह जी, क्या तो शरद पवार जी, क्या तो उद्धव जी, क्या तो ममता जी, और क्या तो केजरीवाल जी, और क्या तो राहुल जी। इन सभी नेताओं की भगत सिंह के नाखून तक की औकात नहीं है। ये भगत सिंह को सिर्फ आदरांजलि दे, वो भी आप एक पोस्ट पे है इसलिए, नहीं तो आपके कर्म आपको वो भी इजाजत नहीं देते, कतई नहीं। अब भगत सिंह से अपने आप की तुलना करते शर्म आनी चाहिए। और ये ऐसी तुलना करते जाएंगे तो जो पढ़े लिखे मतदार है वो दूर हटेंगे इनसे। फिर भाजपा में और आप में क्या फर्क रह गया। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को अजन्मा भगवान कहते हैं और आप अपने आप को भगत सिंह कहते हैं। खुद ही तुलना कर देते हो।
इसीलिए सवाल मैंने आखिर में लिया था, ये बहुत ज़रूरी था। इन्होंने कहा कि भगत सिंह चिट्ठियाँ भेजते थे, अंग्रेज़ों तक पहुँच जाती थी, लेकिन मेरी चिट्ठियाँ तो पहुँच भी नहीं पाईं। मैं भगत सिंह 90-95 साल बाद भगत सिंह जैसा मतलब एक क्रांतिकारी 95 साल बाद एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जो है भारत में एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया, 90-95 साल भगत सिंह के बाद। उसके नहीं, नहीं, बाद नहीं, नहीं। इन्होंने कहा ये कि आज भगत सीता सिंह का जैसी अपमान है। मैं कम से सीता कम से भी तुलना इस चैनल सुनिए पे तो, मैं ये क सीता से तुलना की। सीता से कि सीता जैसी अग्नि परीक्षा मुझे देनी पड़ रही है। कोई नहीं। अग्नि परीक्षा इसको ना कहें। चुनाव की अग्नि परीक्षा ना कहें। नोटबंदी के बाद चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने भी अग्नि परीक्षा दी, हम भी पास हो गए। हाँ, अरे हाँ। कहाँ उस माता की अग्नि परीक्षा? कहाँ? क्यों आप अपने आप को तुलना करते हैं इन बड़े लोगों को? मत अपने आप को भगवान बनाइए। लोगों को तुलना करने दीजिए, ऐसा कुछ काम कीजिए। काम तो आप करते नहीं, काम तो आपसे होता नहीं। सिवाय राजनीति के कुछ होते नहीं आप। और आप चले भगवान से। आज तो मैं स्वयं मतलब आज माफ़ी माँगता हूँ मैं। उस महान शहीद भगत सिंह जी से माफ़ी माँगता हूँ कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए भगत सिंह जी। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। आपने युवा अवस्था में फांसी चढ़ गए, फांसी का फंदा चूमा। इस देश के लिए, इस देश में ऐसे भी नालायक लोग पैदा होंगे जो अपने आप की तुलना भगत सिंह से करेंगे, जिनकी औकात आपके नाखून की इतनी नहीं है। उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। उसके लिए मैं भगत सिंह जी से माफ़ी माँगता हूँ। वाक़ई उनकी चरण धूलि नहीं हो सकते। रही अरे! बात सवाल ही नहीं उठता। इनके नाम लेने सीता की औकात नहीं तो नाम भी नहीं लेना चाहिए इनके और सीता की अग्नि परीक्षा की बात करते हैं। मोदी छोड़िए। जी की अग्नि परीक्षा, इनकी अग्नि परीक्षा, इस अग्नि परीक्षा का एक ही पहचान है, वो हो गया तो मैं मान लूँगा अग्नि परीक्षा है। माँ सीता की पवित्रता ऐसी थी कि जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और उन्होंने धरती से आह्वान किया, तो ये धरती फट गई थी, उसमें समा गई थी। एक बार केजरीवाल और मोदी जी आह्वान करें, अगर ये धरती फट गई और ये लोग समा गए उसमें, तो मैं मान लूँगा कि अग्नि परीक्षा हो गई। अग्नि परीक्षा के बाद फिर आपको राजनीति त्याग देनी चाहिए। हुँ, मैं फिर त्याग मानूँगा देनी। केजरीवाल जी है कि अगले चुनाव के बाद जीतने के आने के बाद राजनीतिक संन्यास ले। माँ सीता धरती में समा गई थी, इन्होंने संन्यास लेना चाहिए। है इतनी हिम्मत? जो अन्ना के आंदोलन पे चल के, अन्ना के नहीं चाहते हुए, अन्ना की उँगली पकड़ के आए और अन्ना को धक्का देके, अन्ना के सोच के विपरीत राजनीतिक दल बनाया। छोड़िए बातें करने जाएँगे तो बहुत बहुत हुँ, निकलेगी। ये कोई केजरीवाल पे एपिसोड बना के हम उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहते। ये आखिरी सवाल आपने पूछ के बहुत इमोशनल बना दिया, क्योंकि भगत सिंह को समझने के लिए त्याग की भावना चाहिए। जो सिर्फ़ सत्ता का मक्खन चाखने के लिए जनता के नाम पे आते हो, वो भगत सिंह का नाम ना लें। कृपा करके नाम ना लें। चलिए 17 तारीख मोदी जी भी परेशान हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कितने कहीं 500 किलोग्राम के लड्डू बनेंगे, 100 किलोग्राम के लड्डू बनेंगे, अब देखेगा कौन और दिखाएगा कौन? दिन भर टीवी पे चलता वो एक सर से 10 सर निकलते हुए मतलब मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, जैसे वो टीवी वाले ग्राफ़िक्स बनाते हैं, एनिमेशन बनाते हाँ, हैं कि जैसे हाँ। भव्यता के लिए अविनाशी हैं, तो चेहरे से चेहरा निकलता है, फिर पूरे दिन चलते डॉक्यूमेंट्रीज़, चलते जो है मोदी जी के प्रशंसा में कार्यक्रम चलते। सब में जो है विघ्न डाल दिया अरविंद केजरीवाल। विघ्न डाल दिया एकदम पूरा का पूरा जो प्रोग्राम। मैं ये पहला पहला गणपति चतुर्थी देख रहा हूँ मैं। हुँ। विघ्नहर्ता के इस पीरियड में विघ्न विघ्न डाल रहे हैं एक-दूसरे में। मोदी जी गए सीजीआई को विघ्न डाला है, केजरीवाल बाहर आए वो मोदी जी को विघ्न डाल रहे हैं। मोदी विघ्न डाल रहे हैं। ये सब जो है तो लेकिन कुल मिला के ये विघ्न डालते रहें। हम तो हाँ, गणपति से अपने यही आराधना करेंगे गण कि मुझे ये लगता है विघ्नकर्ताओं से बचाएँ, देश मुझे को लगता है विघ्न कि से बचाएँ और तो विघ्नकर्ताओं से गणपति बचाएँ। जी ने कहा कि इतने विघ्न वाले हो गए हैं, ये विघ्न आपके हरेंगे ज़रूर लेकिन एक दूसरे को ही करके करे हरेंगे। तो एक दूसरे को ये विघ्न एक दूसरे के लिए खड़ा करके एक दूसरे को हुँ, हरा रहे हैं। गणपति जी कहेंगे आप तो विघ्न खत्म करना चाहते थे, विघ्न ऐसे ही खत्म हो। गणपति चलिए बप्पा की कृपा है। गणपति की अब कृपा, गणपति बप्पा जो है ये विघ्न सब हर लेंगे।
दीजिए इजाजत, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।